हेलो जेईई एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। जनवरी में जो आपका जेईई मेंस का पेपर होने वाला है उसका एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है और इस टाइम पे आप सभी लोग मॉक टेस्ट जरूर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स भी आ रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ जरूर चल रहा होगा कि इस टाइम पे आपके लिए स्मार्ट वे क्या होना चाहिए जिससे जो भी मार्क्स मॉक टेस्ट के अंदर आ रहे हैं आप उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ध्यान से सुनिएगा, क्या है स्मार्ट वे टू गेट मार्क्स इन जेईई एग्जाम। जो आप सोच रहे थे उसी पे हमने वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके थ्रू कहीं ना कहीं आपका मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होगा अगर आप उसको फॉलो करेंगे। तो आइए एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो इंडिया के सभी बच्चों के लिए है। तो मैंने लिखा है डूज फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट्स। आपके मार्क्स कुछ भी आ रहे हैं, चाहे 250 प्लस आ रहे हैं या 200 से ज़्यादा आ रहे हैं, 150 से 200 के बीच में आ रहे हैं या लेस देन 100 मार्क्स आ रहे हैं, आपके मार्क्स कुछ भी आ रहे हैं ना, सभी को ये चीज़ें फॉलो करनी है। कुछ पॉइंट्स है, टोटल 5 पॉइंट्स है, एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है ट्राई टू रिटेन एंड अपग्रेड योर मार्क्स। जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं कोशिश करिए वो मार्क्स आपके बने रहें और उस मार्क्स के अपग्रेड के बारे में आपको सोचना है। हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे, उस स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना है जिससे डेफिनेटली आपके मार्क्स अपग्रेड होंगे। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द फाइट इज विथ योर सेल्फ ओनली। आपकी लड़ाई खुद से है और आपको अपने मार्क्स के बारे में सोचना है। दूसरे के मार्क्स से आपको अपने मार्क्स को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है इस टाइम पे। ना आप अपने मार्क्स अपने दोस्तों से शेयर करिए, ना दोस्तों के मार्क्स को आप अपने ऊपर हावी होने दीजिए। आपके जो भी मार्क्स आ रहे हैं ना, आप उसको अपग्रेड करने के बारे में सोचिए, ठीक है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मान लो आपके मार्क्स 200 आ रहे हैं तो ये 250 वाले प्लस बच्चों वाले से आप अपने मार्क्स को कंपेयर मत करिए। अगर 100 मार्क्स आ रहे हैं ना तो 200 मार्क्स जिसके भी आ रहे हैं उससे आप अपने मार्क्स को कंपेयर बिल्कुल भी मत करिए और डिमोटिवेट मत होइए। जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं आप उस मार्क्स को इंप्रूव करने के बारे में सोचिए, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है द फाइट इज विथ योर सेल्फ ओनली का क्या है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो पॉइंट क्या है? स्टे अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। आपको इस टाइम पे जितने भी टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सभी डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। जैसे कि अगर आप अपने टाइम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज कर रहे हैं तो आप थोड़े दिन के लिए इसको कट कर दीजिए। दोस्तों के साथ पार्टी करने की सोचते हैं तो अभी बिल्कुल इन सब चीज़ों से दूर रहिए क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि आपको मार्क्स लाना है, अपने रैंक को इम्प्रूव करना है और अच्छे कॉलेज में पहुंचना है। इसीलिए आपको जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट्स आपके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, तभी आप अपने मार्क्स को क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो क्या है? टेक केयर ऑफ योर फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस। इस टाइम पे आपको अपने फिजिकल और मेंटल फिटनेस का पूरा ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप मॉर्निंग में मान लो मेडिटेशन कर सकते हैं तो करने की कोशिश करिए। अगर आपके सिटिंग आवर ज़्यादा हो जाते हैं तो थोड़े बहुत स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए जिससे जो आपके बॉडी है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो सके और फिर से आपकी इफिशियंसी बढ़ सके पढ़ाई करने के लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, देखो बेटा मैं यहाँ स्टार मार्क कर रहा हूँ, यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम। इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का सिंपल अगर हम एक लाइन में बोले तो सही समय पे सही काम करना चाहिए। इस टाइम पे आपको ये पता है जेईई मेंस का पेपर रात को नहीं होता है, तो अगर आप लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए और जिस टाइम पे जेईई मेंस का पेपर होता है उस टाइम पे पढ़ना शुरू करिए। सही समय पे आप अपने डाइट को फॉलो करिए, सही समय पे सो जाइए, सही समय पे जग जाइए, सभी समय पे पढ़ाई करिए और सही समय पे जो भी एक्सरसाइज वगैरह करना है वो काम सही समय पे करिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम होता है डे में आप पढ़ रहे हैं लेट नाइट तक, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा मेन एग्जाम के अंदर। और अगर आप इन चीज़ को फॉलो करते हैं, मतलब जो सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, तो इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं एग्जाम में पूरी तरीके से फोकस्ड रहेंगे और अलर्ट रहेंगे एग्जाम के टाइम पे, जिससे आपके मार्क्स बिल्कुल डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। आई होप ये जो मैंने 5 पॉइंट्स आपसे डिस्कस किया है वो इंडिया के सारे जेईई एस्पिरेंट्स के लिए है। सभी को ये पॉइंट्स को फॉलो करना है। क्या नहीं करना चाहिए सारे जेईई एस्पिरेंट्स को, ये हम लास्ट में बात करेंगे। आगे चलते हैं। जो अगर हम बात करते हैं किस पॉइंट्स के बारे में, ध्यान से देखिएगा, मार्क्स इन मॉक टेस्ट।
मैंने आपको पहले ही बताया, मैंने बच्चों को मार्क्स के बेसिस पे कैटेगराइज कर रखा है। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो 250 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो 200 से 250 मार्क्स के बीच में लाई कर रहे होंगे, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके मॉक टेस्ट के अंदर 150 से 200 मार्क्स के बीच में मार्क्स आ रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसके 100 से 150 आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जिसके लेस देन 100 मार्क्स भी आ रहे होंगे। तो हम हर एक कैटेगरी के बच्चों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी हमने बनाया है। आइए एक एक करके सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए वो स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं जिनके 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिएगा, पहला स्ट्रेटजी है 250 प्लस मार्क्स वाले बच्चों के लिए। वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इनको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। अब देखिए, जिनके भी 250 मार्क्स आ रहे हैं या उससे ज्यादा आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस टाइम पे अपने रैंक के बारे में सोच रहे होंगे। बिल्कुल रैंक के बारे में सोच रहे होंगे कि मेरे टॉप 10 के अंदर मैं आ जाऊं, टॉप 50 के अंदर आ जाऊं, टॉप 100 के अंदर आ जाऊं, टॉप 200 के अंदर, ऐसे वो रैंक के बारे में सोच रहे होंगे इस टाइम पे। ठीक है, तो मैंने ऐसा देखा है कि ये जो बच्चे होते हैं ना, इनके सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, बहुत सारे मैक्सिमम फॉर्मूले से याद होते हैं, मॉक टेस्ट के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, तभी ये क्या कर रहे होते हैं, 250 मार्क्स स्कोर कर रहे होते हैं। बट फिर भी मेरा ये सलाह है कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना, तो इस टाइम पे पढ़ाई छोड़नी नहीं है, आपको पढ़ाई में लगे रहना है। मतलब सबसे पहला पॉइंट आपको क्या करना चाहिए, रिवाइज द इंटायर सिलेबस डिलीजेंटली। आपको अभी भी अपने सिलेबस को पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज करते रहना है। जैसे आप मेहनत करते आए हैं, वैसे अभी भी आपको कुछ टाइम के लिए मेहनत करते रहना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आपको छोड़ देना है इस टाइम पे। तो पहला पॉइंट सब पूरी अच्छे तरीके से, आई होप आप समझ गए होंगे कि रिवीजन अभी भी करना है। 250 मार्क्स आ रहे हैं तो पढ़ाई नहीं छोड़नी है आपको। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। आइडेंटिफाई वेयर यू आर लैगिंग। अगर मैंने कैटेगरी बना के रखा है 250 प्लस, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसके 255 आ रहे होंगे, 260 आ रहे होंगे, 270 आ रहे होंगे, पूरे में पूरे अभी भी नहीं आ रहे हैं, आपके नहीं आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे होंगे। मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया कि वो बच्चे लैग कहाँ करते हैं, देखिएगा, वेदर इट्स स्पीड और एक्यूरेसी। मतलब या तो आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, या अगर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप निगेटिव मार्किंग कर दे रहे हैं। तो देखिएगा कि अगर आप स्पीड में लैग करें, सारे क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो मेरा ये सजेशन है कि आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। इस टाइम पे अभी भी आपके पास काफी टाइम बच रहा है, तो आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लो, सो दैट कि आपकी स्पीड बढ़ सके और आप पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए कैपेबल हो सके। अगर आप मान लो अटेम्प्ट कर लेते हो, बट आपके निगेटिव मार्किंग हो जाते हैं ना, निगेटिव मार्क्स आ जाते हैं, गलत हो जाते हैं, तो आप क्या करो, उस निगेटिव वाले मार्क्स को एनालाइज करो कि कहाँ गलती कर रहे हैं आप, और उसको इंप्रूव करने पे ध्यान दीजिए। बाकी मुझे ऐसा नहीं लगता है आपके अंदर कोई और कमी होगी इस टाइम पे। अगर है तो आप उसको दूर करने के बारे में सोचिए। बट मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि इन बच्चों को इन चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत आते हैं। या तो कुछ ऐसे होते हैं जो अपने स्पीड को थोड़ा सा इंप्रूव करना चाहते हैं, और या अगर कर भी लेते हैं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो एक आध क्वेश्चंस वो गलत कर देते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। अब देखो बेटा, ये जो लास्ट पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैंने ऐसे बहुत बच्चों को देखा है जो टॉप 50 डिजर्व करते हैं, बट उसके रैंक 500 के बाद भी आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो टॉप 100 डिजर्व करते हैं, बट उसके रैंक 1000 के बाद भी आते हैं। ये बेसिकली डिपेंड किस चीज पे क्या करता है, ध्यान से देखिएगा। ट्राई टू रिमेन काम एंड रिलैक्स्ड ऑन द एग्जामिनेशन डे। एग्जामिनेशन डे के जिस दिन भी आपका पेपर होगा, उस दिन आपको पूरी तरीके से शांत और रिलैक्स्ड रहना है। बहुत ज्यादा एग्जाम के बारे में नहीं सोचना है, रिजल्ट्स वगैरह के बारे में नहीं सोचना है। एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसको बस क्या करना है, अभी से मॉक टेस्ट के थ्रू फील करना है, और पूरी तरीके से कूल एंड काम रख करके आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आपका रैंक इफेक्ट जरूर होता है इससे। आपको पता है 1 मार्क्स के वजह से कितने रैंक आगे पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने इसको रैंक डिसाइडिंग फैक्टर की कैटेगरी में रखा है कि अगर आप कूल एंड काम रह करके पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो बिल्कुल आपका रैंक बहुत अच्छा आने वाला है। अगर आप नहीं रह पाते हैं तो आपके रैंक ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस चीज का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो आई होप एबव 250 मार्क्स वाले बच्चों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं ऐसे बच्चों के पास जिसके मार्क्स 200 से 250 के बीच में आ रहे हैं। इन बच्चों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, आइए एक एक करके उनके लिए हम लोग स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं।
मैंने ऐसा देखा है और मैंने ये ऑब्जर्व किया और मैंने ऐसा सलाह भी दिया है कि आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे। रिवाइज द इंटायर सिलेबस थॉरोली। आपने जितने भी सिलेबस को कंप्लीट करा है, सिलेबस का जितना पार्ट आपने कंप्लीट कर रखा है, आई होप आप बहुत अच्छे तक कवर कर रखे होंगे, तभी आप इतना मार्क्स भी स्कोर कर रहे हैं। तो जितना आपने कंप्लीट कर रखा है सिलेबस को, उसको थॉरोली रिवाइज करते रहिए, उस चीज में कमी नहीं आनी चाहिए। तो पहला पॉइंट तो यही है कि आपको अपने सिलेबस को थॉरोली रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कंप्लीट दोज चैप्टर्स या टॉपिक्स दैट यू हैव स्किप्ड एंड प्रैक्टिस PYQs ऑफ देम। मैंने इस कैटेगरी के बच्चे के अंदर एक चीज देखी है, इसके कुछ जो चैप्टर्स या टॉपिक होते हैं ये स्किप कर देते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो अभी आपके पास कुछ टाइम है, आप क्या कर सकते हैं, उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं और ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, आप PYQ बस उसके लगा लो, सो दैट कि आप उस टॉपिक को भी कवर कर सके और जो आपके अनटच्ड पार्ट है ना उसको भी आप, क्या पता उससे इजी क्वेश्चंस आ जाए। अगर इजी आ गया तो आप देख करके भी टिक कर सकते हैं। तो ये पार्ट अभी आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप उस पार्ट को कवर कर लीजिए। अगर मॉक टेस्ट के अंदर आपके मार्क्स 200 से 250 आ रहे हैं तो आप हो सकता है क्रॉस कर जाए 250 मार्क्स को, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन ऑप्शंस, रेफर टू द टेक्स्ट राइट आफ्टर द मॉक टेस्ट। मैंने इन बच्चों के बीच में एक चीज ऑब्जर्व करी है, इस बच्चे के अगर मार्क्स कम आ रहे हैं ना थोड़ा सा 250 से, तो इनको क्या होता है, जब ये पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो दो ऑप्शंस के बीच में जनरली ये कंफ्यूज रहते हैं। दो ऑप्शंस तो ये एलिमिनेट कर देते हैं, कुछ ऑप्शंस के बीच में ये कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये अगर तुक्का लगा दिए तो ये गलत हो जाता है, कभी कभी सही भी बैठ जाता है। तो आपको गेस वर्क तो करना ही नहीं है। क्या बोला मैंने, गेस वर्क आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है गेस वर्क आपको, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूजन होता है, जब आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए, जैसे ही आपने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया, आपको बैठ करके तुरंत वो नोटबुक से या जो भी बुक है उस चीजों को पढ़ लेना है, सो दैट कि वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए, ठीक है। इससे आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं 200 से 250 मार्क्स के बीच में अगर आप हैं तो कहीं थोड़ा सा अगर आप मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी स्पीड और बढ़ जाएगी और क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपके मार्क्स और भी अच्छे से इंप्रूव हो पाएंगे। तो लास्ट पॉइंट आपके लिए है, ऑल्सो फोकस ऑन योर स्पीड। अगर आप स्पीड पे फोकस कर सकते हैं तो आपको बिल्कुल इस टाइम पे करना चाहिए और ये मॉक टेस्ट से हो पाएगा। आपको कुछ और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशंस था, ये मेरा सजेशंस भी है आप सभी बच्चों के लिए जो कंसिस्टेंटली मॉक टेस्ट के अंदर 200 से 250 मार्क्स के बीच में अपने जो स्कोर है उसको ला पा रहे हैं। अगर हम बात करें आगे तो ध्यान से देखिएगा, अब हम बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बच्चों के जिसके मार्क्स 150 से 200 के बीच में आ रहे हैं। उन बच्चों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, मेरा सजेशन उनके लिए क्या है, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो क्या है कि रिवाइज द कंप्लीटेड पोर्शन थॉरोली। आपको जितने भी पार्ट आपने कंप्लीट कर रखा है, इन पूरे पार्ट को आपको थॉरोली रिवाइज करते रहना है। ऐसा नहीं करना है कि इसको छोड़ देना है, नए चैप्टर्स की तरफ कूद पड़ना है, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, जो भी पोर्शन आपने कंप्लीट कर रखा है उस पार्ट को आप रिवाइज करते रहिए। सबसे पहला पॉइंट तो आपके लिए यही है। दूसरा कि आइडेंटिफाई द वीकर एरियाज एंड प्रैक्टिस PYQs। इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए कि आपको ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करना है जो आपका वीक है, उसको क्या करिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए और उस पे बेस्ड जो आपके PYQs है ना, PYQ को सॉल्व करिए। ज्यादा इधर उधर कंटेंट के पीछे मत भागिए, टाइम कम है, आइडेंटिफाई करिए और PYQ को आप सॉल्व कर लीजिए। और आपको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फॉर्मूले। मतलब कि अगर मान लो आपने वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया, वीक एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद अगर आप PYQ सॉल्व करते हैं तो हो सकता है कुछ ऐसे कंसेप्ट्स आपको दिखे जो फॉर्मूला बेस्ड हैं। आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले को एक जगह पे लिख लेना है, फॉर्मूले को बार बार प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूले को प्रैक्टिस करने के साथ साथ उस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेना। क्या पता डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाए, ठीक है। इससे मार्क्स आपके डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, वीकर एरिया आइडेंटिफाई करना है, PYQ सॉल्व करना है। PYQ सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसे कंसेप्ट दिखे, कुछ ऐसे फॉर्मूला देखें जो बार बार बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछे जा रहे हैं, उसको क्या करना है, एक जगह नोट डाउन कर लेना, उसको रिवाइज कर लेना, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कि वो फॉर्मूला आपका अपना हो जाए। एग्जाम में जब भी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो आप उसको सॉल्व कर सके और आपके मार्क्स इंप्रूव हो सके।
आई होप आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और आपको थोड़ा सा, अगर आप 150 से 200 के बीच में आ रहे हैं आपके मार्क्स, तो आप कहीं ना कहीं 250 को भी टच कर सकते हैं और 225 को भी टच कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर आपके पास टाइम बच रहा है या आप करना चाह रहे हैं तो कर लेना चाहिए, जो सो दैट कि आपके स्पीड बढ़ जाएंगे और आप मार्क्स थोड़ा सा इंप्रूव जरूर कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं जिन बच्चे के मार्क्स जो है या 100 से 150 के बीच में आ रहे हैं, उन बच्चों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। जिस भी बच्चों के मार्क्स 100 से 150 के बीच में आ रहे हैं, तो उनको मेरा ये सजेशन है कि आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला तो यही है कि रिवाइज द कंप्लीटेड पोर्शन थोरोली। आप एक चीज देख रहे होंगे हर में कॉमन है कि जितना आप मार्क्स ला रहे हैं ना, उसको रिटेन करने के लिए आप उस पूरे पार्ट को रिवाइज करते रहिए। जब मैं डूज फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट बता रहा था तो वहां मैंने पहला पॉइंट आपको यही बताया था। क्या बताया था पहला पॉइंट? कि मार्क्स को रिटेन करके रखना है। मार्क्स आप कैसे रिटेन करके रख सकते हैं? बार बार चीजों को रिवाइज कर सकते हैं, तभी आपके मार्क्स रिटेन रहेंगे। अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे तो इंसान की आदत होती है भूलने की, आप भूल जाएंगे, फिर आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होने लग जाएगा, मार्क्स कम आने लग जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने सारे बच्चों के अंदर, हर कैटेगरी के बच्चों के अंदर रिवीजन को कंपलसरी रखा है। आपको रिवाइज करते ही रहना है, रिवीजन को आप नहीं छोड़ सकते इस टाइम पे। अगर आप छोड़ेंगे मार्क्स आपके गिरने शुरू हो जाएंगे मॉक टेस्ट के अंदर, ये आप ध्यान रखिएगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी पोर्शन आपने कंप्लीट किया है उस सारे पोर्शन को आपको रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा, फोकस ऑन इजियर। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, फोकस ऑन इजियर, हाई यील्डिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर्स या टॉपिक्स। इस टाइम पे आपको जो भी इजियर टॉपिक लग रहा है या जो आपने देखा होगा हाई यील्डिंग चैप्टर्स है या जो भी हाई यील्डिंग टॉपिक्स है, उस पर फोकस करना चाहिए। अब मेरा ये सजेशन है कि इस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन हाई यील्डिंग है, कौन इजी है, कौन स्कोरिंग है, तो आप अपने मेंटर से बात करिए। जो आपके फिजिक्स के टीचर हैं, फिजिक्स वाले सर से बात करिए। केमिस्ट्री के टीचर है, केमिस्ट्री वाले सर से बात करिए। जो आपके मैथ्स के टीचर है, मैथ्स वाले सर से आप बात करिए कि सर इस टाइम पे हमारे मार्क्स इतने, आप अपना कंडीशन उनको बताइए कि हमारे जो मार्क्स है ना वो 150 और 100 के बीच में आ रहे हैं। सर आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं क्या कि हमारे लिए हाई यील्डिंग चैप्टर, इजी स्कोरिंग, ये कौन से हो सकते हैं? सर आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे, और अगर गाइड करेंगे तो आप उन पे काम करिए। और आगे देखिएगा क्या है कि अगर मान लो आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये आपके इजियर हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और स्कोरिंग भी है, तो हो सकता है वो जो पार्ट्स हो वो आपके थ्योरेटिकल हो, वो जो चैप्टर्स हैं, वो टॉपिक है, वो थ्योरेटिकल हो सकता है, ठीक है। अगर वो थ्योरेटिकल है तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत जाकर के आपको उसको एनसीईआरटी से कवर कर लेना चाहिए। मस्ट रीड फ्रॉम एनसीईआरटी वन, कोई और बुक मत पढ़ो, बट एनसीईआरटी से जाकर के उसको जरूर पढ़ लीजिए। क्या बोला मैंने? अगर आपको ऐसा लगा कि जो इजियर हाई यील्डिंग स्कोरिंग चैप्टर्स है उसको एनसीईआरटी से जाकर के आप पढ़ लीजिए, अगर वो थ्योरेटिकल है तो। और अगर वो न्यूमेरिकल्स हैं तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला को प्रैक्टिस करिए। PYQ लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आप क्या करिए, प्रैक्टिस करिए फॉर्मूला को, और उसी फॉर्मूले पे बेस्ड मॉक टेस्ट को आप लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करिए कि आपकी स्पीड बढ़ सके। तो आपको ये दो चीज ध्यान रखना है कि अगर थ्योरेटिकल है तो एनसीईआरटी से जाकर के पढ़ लेना, न्यूमेरिकल है फॉर्मूला प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस उस पर प्रैक्टिस कर लिए, सो दैट कि आपके मार्क्स वहां पे इंप्रूव हो सके। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। आपको PYQ लगाने किसके, जो आपके इजियर हाई यील्डिंग एंड स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके, ये मैंने पहले ही आपको बता रखा है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस टाइम पे आपको क्या करना सही रहेगा। अब हम बात करते हैं ऐसे बच्चों की जिसके मार्क्स लेस देन 100 आ रहे हैं। अगर बच्चों आपके मार्क्स 100 से कम आ रहे हैं तो आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, आइए हम एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, फर्स्टली ट्राई टू क्लियर द कट ऑफ मार्क्स। आपको पता है जेईई एडवांस का जो पेपर होता है, आप कोशिश करिए कि NITs या जो भी अच्छे कॉलेज है उसके लिए कट ऑफ एटलीस्ट आप पार कर सकें। कट ऑफ को क्या कर सके, पार कर सकें। कट ऑफ को पार करने के लिए आपको पता है अगर आप 100 मार्क्स से नीचे आ रहे हैं तो किसी ना किसी मार्क्स के बीच में आप लाई कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहला ये फोकस करना है कि आप कट ऑफ क्लियर कर सकें। इनके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे बी सेलेक्टिव। अब ज्यादा इधर उधर के पीछे मत भागिए, आपको पूरी तरीके से सेलेक्टिव वे में काम करना है। कैसे, आपको वही सलाह दूंगा मैं कि इजियर, हाई यील्डिंग
एंड स्कोरिंग जो चैप्टर्स या टॉपिक है आपको भी उस पर काम करना चाहिए। इसके लिए आप अपने रेस्पेक्टिव मेंटर से बात कर सकते हैं। फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स के रिगार्डिंग कर लीजिए, केमिस्ट्री वाले सर से केमिस्ट्री के रिगार्डिंग कर लीजिए, मैथ वाले सर से आप मैथ्स के रिगार्डिंग कर लीजिए, किस टाइम पे आपको कौन से चैप्टर्स को फॉलो करना है। आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको 20 सेलेक्टिव रहना पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं, तो रिवाइज द इंटायर कंप्लीटेड पोर्शन एट लीस्ट 2 to 3 times बिफोर अटेम्प्टिंग द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, 2 to 3 times आपको पूरे अच्छे तरीके से जितना भी आपने कंप्लीट कर रखा है उसको आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप आप ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई। आपको क्या बोला मैंने, आपको अपने मार्क्स से किसी और बच्चों के मार्क्स से कंपेयर करना ही नहीं है, और आपको अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत हाई रखनी है। हम कर लेंगे, ये आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए। विश्वास पे दुनिया टिकी है, इसीलिए आपको अपने ऊपर ये भरोसा जरूर रखना है कि हम ये चीज़ जो कट ऑफ है इसको ज़रूर क्लियर कर सकते हैं, और आपको उस पर काम करना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जिसके 100 से कम मार्क्स आ रहे हैं उन बच्चों को इस टाइम पे क्या करना चाहिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि डोंट फॉर ऑल जेईई एस्पिरेंट्स, मतलब इंडिया के सारे जेईई एस्पिरेंट्स को इस टाइम पे क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी सबसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। क्या नहीं करना चाहिए, आइए एक एक करके सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है डोंट वरी अबाउट मार्क्स, रैंक एंड सिलेक्शन। नहीं आपको अपने मार्क्स के बारे में सोचना है, नहीं रैंक के बारे में सोचना है, नहीं सिलेक्शन के बारे में सोचना है, आपको सिर्फ अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। इस वीडियो का भी मोटो यही था कि आपको कौन से वो स्मार्ट वे होना चाहिए आपके पास जिससे आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। डोंट इनकलकेट एनी न्यू थिंग्स इन योर प्रिपरेशन एट द लास्ट मोमेंट। इस लास्ट मोमेंट पे आपको अपने प्रिपरेशन में कोई भी नई चीज़ों को इनकलकेट नहीं करना है। आई होप आप दूसरा पॉइंट को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डॉटिंग योर प्रिपरेशन। बेटा आपने लास्ट 1 years 2 years 3 years से प्रिपरेशन कर रखा है, तो इस टाइम पे आपको अपने प्रिपरेशन के ऊपर बिल्कुल भी डॉट नहीं करना है। आपने जो कर रखा है बेहतर ही कर रखा होगा, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपको अपने प्रिपरेशन के ऊपर कोई भी डॉट नहीं करना है। ठीक है, जो किया आपने बेहतर किया, बस इंप्रूवमेंट पे आपको ध्यान रखना है इस टाइम पे। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलोइंग मल्टीपल रिसोर्सेज एट द सेम टाइम। मान लो कोई भी कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज से मत पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप किसी एक कंटेंट या किसी एक स्टडी मटेरियल के पीछे स्टिक रहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि अगर इस टाइम पे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स पढ़ना है तो ओनली एनसीईआरटी बुक से पढ़िए, न्यूमेरिकल करना, फॉर्मूला प्रैक्टिस करिए। इधर उधर के मटेरियल के पीछे आपको इस टाइम पे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम खराब होगा। इस चीज़ का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, अवॉइड गेस मार्किंग एंड हेंस नेगेटिव, मतलब तुक्का नहीं लगाना है। एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए तो गेस मार्किंग के बेसिस पे आप मत क्या करना, ऑप्शंस को टिक करना, वो आपको निगेटिव मार्क्स दिलाएगा। और निगेटिव मार्क्स का आपको पता है कितना बड़ा असर पड़ता है रैंक के ऊपर। 1 मार्क्स के वजह से अगर आप देखोगे तो बहुत रैंक आगे पीछे होता है। बेटा ये मेरा कहना आप मानो, इसीलिए गेस वर्क आपको नहीं करना है। आई होप आपको जो मैंने ये जितने भी ये स्ट्रेटजी हैं समझाए हैं ये बहुत पसंद आया होगा। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। मेरे तरफ से थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम।